हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी सीएसई मेंस 2021 के जीएस पेपर 4 भी अब हमारे सामने हैं। तो फटाफट से इसको हम एक बार समराइज करते हुए इसका ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल मतलब कि 2019-2020 के क्वेश्चंस को कंपेयर करते हुए इस बार कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस रहे हैं, क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा रहा है और साथ ही साथ कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हमें थोड़ा इस बार स्पेशल फोकस में देखने को मिलेगा। केस स्टडीज़ पर भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप ऐसे मौसम में यूजुअली इन चीज़ों को अवॉइड करते हो। इस बार मुझे समझ में आ रहा है कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया के रीजन्स में कहीं ना कहीं बारिश वगैरह सब चल ही रहा है, तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन है मौसम का। समोसा पकौड़ी और यही सब खाने का मन करता है, लेकिन एथिक्स को आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब भी आप करते रहो जिसकी जो इच्छा है, लेकिन एथिक्स हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पता कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस चीज़ से। तो सबसे पहला पोर्शन मतलब कि एथिक्स में भी हम लोग सिलेबस जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो सबसे पहला कंपोनेंट उसका है बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में हम लोग एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की बात करते हैं। एथिक्स के अलग अलग डायमेंशंस देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में। तो इससे एक क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर एक क्वेश्चन मतलब एक बहुत ही सिमिलर अप्रोच का क्वेश्चन होता है। जैसे कि बेसिक थ्योरी में तो हम लोग मोरल, एथिक्स, एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है फाउंडेशनल वैल्यूज़, जिसे कि हम लोग बहुत सारी पढ़ते हैं ना कि हमें इंटेग्रिटी मेंटेन करना चाहिए। हमारे जो भी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं एक पब्लिक या फिर सिविल सर्वेंट बनने के बाद, वो वाली चीज़ें हैं। तो यूजुअली बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन आना अब बंद हो गया है। पिछले 2019, 20 और 21 3 साल की बात करूं तो उसमें देख के तो यही लगता है कि उनसे क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं। जो अपना एक क्वेश्चन है सबसे पहला वाला, आप उसको फाउंडेशनल वैल्यूज़ वाले फॉर्म में डाल सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस को प्लॉट करने के लिए आपके 5 एथिकल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है। और एक बार आइडेंटिफाई कर लो तो इसी मैट्रिक्स को जस्टिफाई भी करो कि वो 5 ऐसे ट्रेड्स आपने क्यों लिखे हैं, जिससे कि सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस हम एनालाइज कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक। और दूसरा एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी के साथ साथ, ये है सेकंड का बी। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जब भी आपके सामने एथिकल डायलेमाज आते हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के सामने, तो अपने डोमेन नॉलेज के अलावा मतलब कि जो भी आपके कार्य क्षेत्र होगा उसका ज्ञान तो आपके पास होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी चाहिए, और वो भी अच्छे लेवल की चाहिए, जिससे कि आप लोग ऐसे एथिकल डिलेमास को रिजॉल्व कर सको। तो इसको आपको डिस्कस करना है अपने सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस पर यहाँ पर फोकस किया गया है। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम लोग पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट के लिए कौन कौन से एसेंशियल वैल्यूज़ हैं जो कि उसको एक इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट बनाता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और पब्लिक सर्वेंट में जो भी नॉन एथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करने के जितने भी तरीके हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है, हर बार हर कोई पढ़ के जाता है, बट कितना डिफरेंटली आप प्रेजेंट करते हो इसका मुद्दा बनता है। एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको सारी मतलब ऐसी वैल्यूज़ वाली चीज़ें मतलब फाउंडेशनल वैल्यूज़ वाली चीज़ें हैं। वो आपका आता है 5th का बी। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इम्पार्शियल होना और नॉन पार्टिसन होना, ये एक प्रकार का इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी है जो कि एक सिविल सर्वेंट को सक्सेसफुल बनाता है। इसको आपको इलस्ट्रेशंस के साथ डिस्कस करना है। इस पूरे पोर्शन से 2020 में बहुत कम क्वेश्चंस आए थे। 2020 में आप ना के बराबर क्वेश्चंस देखोगे, और 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस थे, और इस बार भी आप देखोगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो थोड़ा ही वेरिएशन है, लेकिन 2020 के कंपैरिजन में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस का। आप देखोगे कि उस पर ना हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, और इस बार भी क्वेश्चन आया है। आप यहाँ पर एक देख सकते हो, इसमें पूछा गया है 4th के बी क्वेश्चन में कि भाई जब भी कंसाइंस की क्राइसिस का सिचुएशन आता है तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है आपको कि आप ऐसे डिसीजंस ले सको जिसमें आपको एथिकल और मोरल स्टैंड पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस से आते ही हैं, इस बार भी वही आया है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। इसके बाद थिंकर्स वाला पोर्शन आता है, थिंकर्स और रिफॉर्मर्स का। तो यूजुअली हर बार 3 से 5 क्वेश्चन रहते हैं थिंकर्स के ऊपर। 2020 में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, आपको पता है सावित्रीबाई फुले पर भी क्वेश्चन आ गया था। मतलब थोड़े यूनिक पर्सनालिटीज़ थे। इस बार भी एक यूनिक पर्सनालिटी है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने दिमाग लगाओगे तो उन चीज़ों को भी आप लिख सकते हो। पहला तो स्वामी विवेकानंद पर एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 3rd A कि
एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट परसीवियर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। मतलब यही है कि आपको जुटे रहना है, दृढ़ निश्चय जिनके पास है वो कुछ ना कुछ हमेशा अचीव करते ही हैं। तो इसी पर स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक पोर्शन आता है बी, जिसमें दलाई लामा का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि वी नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन आवरसेल्व्स। अंदर सब कुछ पहले भीतर शांत कर लोगे तो बाहरी दुनिया में शांति अपने आप मिल जाती है। तो बी एक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है हमारे पास इन्हीं का। इसमें एक जो थिंकर हैं वो हैं एरिक एरिक्सन। ये थोड़े डिफरेंट हैं, इनके बारे में यूजुअली कोई भी पढ़ के नहीं गया होगा, बट स्टिल, लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज़ बेटर फॉर अस ऑल। तो ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है कि सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, और जितना एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे उतना ही जल्द हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। कोरोना के फेज में भी आपने देखा ही है कि सिचुएशन ऐसी ही थी। तो ये 3 थिंकर के क्वेश्चन हैं, जिसमें से स्वामी विवेकानंद, दलाई लामा और एरिक एरिक्सन, ये 3 लोग इस बार पूछे गए हैं। पिछले बार थोड़े डिफरेंट थे इंडियन पर्सपेक्टिव से, और कुछ फेमस लोग थे। सोक्रेट्स पर क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी पर क्वेश्चन यूजुअली हमेशा ही आता है, पिछले बार भी आया था। इस बार महात्मा गांधी पर कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर एक पोर्शन हमारा आता है जिसमें हम लोग एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। एटीट्यूड यूजुअली हमेशा से क्वेश्चन में रहा है। 2019 में एटीट्यूड पर क्वेश्चन नहीं आया था, 2020 में भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। इस बार भी यहाँ पर 4th का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में जो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है इनपुट के तौर पर, वो आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग, प्लेस के लिए जो भी सकारात्मक या नकारात्मक डिसीजन पहले से बना के रखते हैं, वो एटीट्यूड है हमारे लिए। तो एक सूटेबल एटीट्यूड पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए और अपने डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल सा क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारा अगला पार्ट एथिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन या फिर फंडिंग के एथिकल इश्यूज को डिस्कस करता है। ऐसे पोर्शन में यूजुअली केस स्टडीज आती थी, इस बार एक क्वेश्चन भी आ गया है। पिछले बार 19 में, 2020 में इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं बने थे। इस बार एक अलग से क्वेश्चन आया है, रिफ्यूजीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भाई देखो, रिफ्यूजीज़ जो होते हैं ना, उनको हमेशा ह्यूमन राइट वायलेशन का सामना करना पड़ता है, परसिक्यूशन फेस करते हैं। तो किसी भी कंट्री को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, उनको मतलब मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। इसीलिए इसमें जो भी कंट्री अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन बोलता है कि हम एक ओपन सोसाइटी हैं, उस कंट्री के हिसाब से इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है विथ रेफरेंस टू एथिकल डायमेंशन, मतलब एथिकल डायमेंशन को इंक्लूड करते हुए। इसके बाद एक पोर्शन आता है जिसमें फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन और कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट होता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस थे। इस बार एक ही क्वेश्चन है, 2019 में वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि हमेशा रेशनल डिसीजन लेने के लिए हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक रिलायबल सोर्स बनाते हैं। ये एक डिबेटेबल इशू है, इसको आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और एट द सेम टाइम एक और पोर्शन है, एक तो क्वेश्चन हमारा शायद छूट गया है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ पर ही एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इंटीग्रिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रिटी जो है ह्यूमन बीइंग को एम्पावर करता है, एक ऐसा वैल्यू है, ये आपको सुटेबल इलस्ट्रेशन के साथ जस्टिफाई करना है इसको। एक क्वेश्चन आता है सोशल ऑडिटिंग से कि सोशल ऑडिट मैकेनिज्म जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है और वो लगभग सभी स्फेयर ऑफ पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशरी पर भी लागू होना चाहिए, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट इंश्योर हो सके। इसको इलैबोरेट करना है आपको। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी डायलेमास चलते हैं हमेशा, स्पेशली जुडिशरी को लेके। तो सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन है। तो ये जो 6 क्वेश्चन रहे हैं हमारे, टोटल ओवरऑल ये मिला के बनाते हैं 130 मार्क्स। अब 120 मार्क्स मतलब 6 हमारे केस स्टडीज़ होते हैं। तो केस स्टडीज़ को एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पहला केस स्टडी जो है ना, वो सुनील के बारे में है। आप सुनील को ना हमेशा एक सिंघम के जैसे कंसिडर करना, ठीक है। सिंघम मूवी देखी होगी सबने, तो जो भी इश्यूज उसको फेस हुए थे, समझ लो सेम केस यहाँ पर भी चलाया गया है, मोर और लेस सेम स्टोरी है। बस यहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग माफिया से इसको लड़ना है, ठीक है। तो नया नया इसका कहीं पर जो कि सुनील सिंघम जैसा ही कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी और डेडिकेशन वाला पर्सन है, और उसके प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ही उसके बॉस ने उसको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक सेंसिटिव असाइनमेंट दिया, जहाँ पर एक ऐसा नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि ट्राइबल के द्वारा डोमिनेटेड है, और वहाँ पर रिवर बेल्ट होता है। तो वहाँ से सैंड माइनिंग
काफ़ी रैम्पेंट है, ब्लैक मार्केट में जाना। वहाँ पर ट्राइबल मसलमैन भी हैं और कुछ माफियाज भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के लिए। अब ये सुनील जो है शार्प और एनर्जेटिक ऑफिसर है, उसने क्या किया, रियलिटीज़ को देखा, मोडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए माफिया के खिलाफ पूरा एक मुहिम स्टार्ट कर दिया इसने। और इसमें देखा कि भाई जो उसके साथ के कलीग्स लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो उन पे भी रेड कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम वही जो सिंघम के साथ होता है कि उसकी फैमिली को वो लोग थ्रेटन करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ उसकी वाइफ और जो ओल्ड मदर होती है उनको भी थ्रेटन किया गया। उसके मतलब जो पुलिस स्टेशन नहीं, मतलब तो सिंघम के पुलिस स्टेशन आए थे, तो यहाँ पर भी उसके ऑफिस में आके उसको थ्रेटन किया कि भाई बंद कर दो इस चीज़ को, नहीं तो तुम्हारा भी फेट वैसा ही होगा जो तुम्हारे प्रीडिसेसर्स का था। 10 साल पहले एक ऑफिसर को उन्होंने, माफिया लोगों ने मार दिया था। वही सेम सिचुएशन सिंघम वाला ही है। उसी से रिलेटेड आप आराम से सिंघम मूवी को ध्यान में रखते हुए सारे इस क्वेश्चन को अटेंड कर लेना, ये ईजी है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब ऐसे सिचुएशन में डालता है जो कि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है ऐसा करने का। तो ये कहानी एक वाइस प्रिंसिपल की है, डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल होते हैं जो कि अबाउट टू बिकम प्रिंसिपल अभी हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले हैं और आपको प्रमोट किया जा सकता है, मैनेजमेंट की तरफ से भी यही इशारा मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि एनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर एक फ्लाइंग स्क्वाड आता है और यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स को रेड हैंडेड चीटिंग करते हुए, मतलब अनफेयर मीन्स को यूज़ करते हुए पकड़ लेता है और सीनियर लेक्चरर भी कॉलेज का उसमें इन्वॉल्व है। अब स्टूडेंट्स बाहर हुरदंग मचा रहे हैं कि भाई उसको इन सब के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप मैनेजमेंट के पास जाते हो तो वो बोलते हैं कि भाई देख लो तुम। प्रॉब्लम ये आती है कि जो पहला स्टूडेंट पकड़ा गया है वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और दूसरा जो पकड़ा गया है वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। जो पॉलिटिशियन है उसने कॉलेज को एफिलिएशन दिलाने में मदद की थी और जो बिजनेसमैन है वो कॉलेज को बहुत सारा फंड देता है। तो अब इस सिचुएशन में मैनेजमेंट ने बोला कि भाई अपने हिसाब से देख लो, लेकिन ये जो फ्लाइंग स्क्वाड है ये न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, कॉलेज की रिपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए और बाहर स्टूडेंट्स का जमावड़ा आप देख ही रहे हो कि भाई स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेना चाहिए। तो अब आपके ऊपर बोला गया है कि अब आप बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ अगर आप बिजनेसमैन से या पॉलिटिशियन से भिड़ते हो तो कॉलेज तो पूरा ही चला जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेज भी बंद हो सकती है। और दूसरे तरफ अगर हमने स्टूडेंट यूनियन से बात सही से नहीं की तो उस केस में स्टूडेंट भी काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, एडमिशन्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व है वो बताना है और वाइस प्रिंसिपल जो है इस टाइम पर उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो कौन सा अडॉप्ट करेगा और क्यों, ये आपको बताना है। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जा रहे हैं। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़े करप्शन की बात की गई है। इसमें क्या होता है कि 2 साल बाद सीएम का इलेक्शन होने वाला है, मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन से जस्ट पहले ही, मतलब 1 महीने पहले या 2-4-10 दिन पहले सीएम चाहते हैं कि भाई हम एक ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनवा दें, उसका इनॉग्रेशन करेंगे, थोड़ा वोट बैंक बटोर लेंगे। अब आपको, चूंकि आप इसके लिए काफ़ी सक्षम थे, तो आपको अपॉइंट किया जाता है और बुलाता है जाओ अब आपको ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनवाना है विद इन द टाइम लिमिट। आप जाते हो वहाँ देखते हो, आप इंस्पेक्ट करते हो, आपको पता चलता है कि वहाँ के वन ऑफ द पायर्स में थोड़ा सा माइनर क्रैक है। आपको पता चला कि अगर उसको हम सेम लाइन पर अगर कंस्ट्रक्ट करा देंगे तो आगे चल के काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, ये एलिवेटेड कॉरिडोर गिर भी सकता है और इससे काफ़ी जान मान की हानि भी हो सकती है। तो आपने अपने सीनियर को बताया, सीनियर ने बोला कि भाई देखो हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि विद इन टाइम फ्रेम बनाना है, इतना लोड नहीं लेना है, उसको नज़रअंदाज करो, आगे निकल जाओ। लेकिन अब आप जानते हो चीफ इंजीनियर ने भी ओवर रूल कर दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, ये तो ब्रिज के ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का सवाल है, इम्पैक्ट होएगा तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इस सिचुएशन में एलिवेटेड कॉरिडोर अगर हम हटा के उसको गिरवा के बनवाते हैं तो कम से कम 6 महीने का ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। उस टाइम तो इलेक्शन निकल जाएगा, चीफ मिनिस्टर को हर हालत में विद इन द टाइमलाइन उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा था। एक क्वेश्चन भाई कोरोना वायरस के ऊपर आ गया है, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को ही बताया गया है 8 मई 2020 में, जहां पर इंडिया के पास मोर देन 56,000 पॉजिटिव केसेस रहे हैं। इस टाइम पर पॉपुलेशन जो कि 1.35 बिलियन से ज़्यादा है, इस सिचुएशन में आपको पता है कि हेल्थ सेक्टर काफ़ी हद तक टूट सकता है। अब इस केस में आप जो हैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेके आता है। वो इंडियन गवर्नमेंट को 55 डे लॉकडाउन की बात कहने को करता है। लेकिन इस सभी सिचुएशंस में जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस सबको ऑनलाइन टीचिंग मोड में एक या फिर अल्टरनेट मोड में शिफ्ट कर दिया गया है,
इन सभी चीज़ों को जूझने के साथ साथ आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बुरे प्रभाव में रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर हॉस्पिटल में हर एक चीज़ों की डिफिशियंसीज से रिलेटेड है। जैसे हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, एम्बुलेंसेस प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल स्टाफ और जो भी क्रेमेटोरियम है वो सही से डेवलप नहीं किया गया है। तो उन सभी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करोगे उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया कि ऐसे सिचुएशन आपने ऑलरेडी पिछले साल देखा ही था, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक अगला केस स्टडी रेप्यूटेड फूड प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर है, जो कि फूड प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए बना रहा है इंडिया के अंदर। एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल्स मिल चुके हैं, तो ये बढ़िया अपना इंटरनेशनल मार्केट में तो अच्छा सा डेवलप हो ही रहा था। इसको समझ में आया कि भाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो उसी क्वालिटी का हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए उसने अपने अप्रूवल्स डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी ले लिए। लेकिन एक रैंडम सैंपल टेस्ट कंडक्ट किया गया इंस्पेक्टिंग टीम के द्वारा, और उसमें पता चला कि जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है वो अपने इंटरनेशनल प्रोडक्ट के कॉम्पिटेंट नहीं है। मतलब इसमें या तो डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो भी इंटरनेशनल मार्केट में जो भी इनके प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं उसको डोमेस्टिक मार्केट में ये लोग सेल कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो भी फूड कंपनी थी उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉफिट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये बताना है कि जो भी आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस सिचुएशन में अगर आपको विजुअलाइज किया जाए तो आप फूड कंपनी के खिलाफ क्या क्या काम करोगे, और जो भी डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड है या फिर जो भी रिजेक्टेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में जो बेचे जा रहे हैं उनके खिलाफ आपको क्या एक्शन लेने हैं, और फूड कंपनी के साथ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और उसके रेपुटेशन जो अब गिर चुकी है उसको वापस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इस एथिकल डायलेमा में जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है उसको आप एग्जामिन करोगे। एक क्वेश्चन और आता है जिसमें हम बात करेंगे पवन के बारे में। पवन एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है। रूटीन ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर, तो 10 साल बाद यहाँ पर भी इनका भी ट्रांसफ़र हुआ 5 अदर कलीग के साथ। तो ये जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर होता है जो कि काफ़ी अलग तरीके से व्यवहार करता है। सब ने उसको बताया कि भाई ये थोड़े गर्म मिजाज का है और किसी को कभी भी कुछ भी बोल देता है। तो शुरुआत में तो चीज़ें सही चल रही थी, बट एक टाइम पीरियड के बाद पवन ऐसा फील करने लगा कि जो सीनियर ऑफिसर है ना वो बार बार उसका इंसल्ट करता था, मतलब सबके सामने इंसल्ट कर देता था, उसको स्कोल्ड करता, मतलब जो उसका एक बॉसी स्टाइल था ना वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अब हर बार तो कोई अपना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी पब्लिकली। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, उसको हरासमेंट जैसा फील होने लगा और उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, सेल्फ स्टीम लूज़ हो गया, इक्वानिमिटी भी उसकी चली गई। साथ ही साथ पवन को फिर ये रियलाइज़ हुआ कि उसका सीनियर ऑफिसर जो है ना वो दिन पर दिन और ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंस्ड, एंग्सियस और स्ट्रेस्ड होने लगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पहले वो इतना सही पर्सन हुआ करता था उसका प्रोडक्टिविटी और भी लूज़ हो जाएगा। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी हमेशा, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके पर्सनल और फैमिली लाइफ पर भी अफेक्ट करेगा। अब जितना पहले वो खुशहाल इंसान था, खुश रहता था हमेशा घर पर जाके भी, अब वो वैसा नहीं है। तो वाइफ के साथ भी ये अपना टेम्पर लूज करता था, दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी टेम्पर लूज करने लगा। तो एक अनप्लीजेंट सा पूरा माहौल बन गया, एक ऐसा इन्वायरमेंट फैमिली के अंदर भी बन गया जो कि कहीं ना कहीं उसके सीनियर बॉस के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस हरासमेंट और ह्यूमिलिएशन को सफ़र करते हुए ऑफिस में कभी भी कोई कंफर्ट फील नहीं कर सकता, आपको भी पता है। और उसकी पर्सनल लाइफ की जो खुशियाँ थी वो तो बिल्कुल सही चली गई, और फाइनली उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे डैमेज होता रहा। इस सिचुएशन में पवन के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको ये बताना है पवन को क्या अप्रोच रखना चाहिए जिससे कि पीस, ट्रैंक्विलिटी और जो कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट है घर पर और ऑफिस में दोनों को बनाया जा सके। आउटसाइडर के तौर पर आपको कुछ सजेशंस देने हैं बॉस और सबॉर्डिनेट को, जिससे कि इस वर्क परफॉर्मेंस, मेंटल और इमोशनल हाइजीन पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी बताना है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जितने भी ऐसे ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग लेवल्स पर, उनकी ट्रेनिंग का क्या क्या टाइप आप सजेस्ट करना चाहोगे। ध्यान रखना कि ये सभी जो क्वेश्चंस है ना केवल 5 मार्क्स के हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना था। तो ये पूरा आज का पेपर हमने डिस्कस कर लिया। तो इतना ही था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।